मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल डियर पढ़ाकू में। आज हम लोग दोस्तों एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं और खास करके वैसे लोगों के लिए है जो डिफेंस लाइन में इंटरेस्टेड है और वो ग्रेजुएट हैं, यानी कहने का मतलब ग्रेजुएशन पास कर गए, उनके लिए इंफॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, वरना ये आपके कोई काम का नहीं है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उस नोटिफिकेशन का जो कुछ दिन पहले ही जिसका रिजल्ट आया दोस्तों। जैसा कि अगर हम बोर्ड पे गौर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिहार दरोगा सर्जेंट मेन सिलेबस बाय सुजीत सर। तो आपको जो है आज नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं हम बिहार दरोगा और सर्जेंट का। आखिर ये क्या है, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पे हमको ज्यादा फोकस करना होगा और सिलेबस में कौन सा पोर्शन से कितना नंबर पूछता है, बाय डिटेल्ड आपको बताया जाएगा दोस्तों। और पूरा बोल सकते हैं ये पूरा 5-6 साल का अनुभव के साथ जो है ये पूरा डिटेल दिया जा रहा है आपको, और ये आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए वीडियो पे बने रहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर वो आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त या फिर बोल सकते हैं ये आपका रिलेटिव्स हो, और अगर वो डिफेंस लाइन से जुड़े हो, खास करके अगर वो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें जरूर शेयर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे बने रहते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार दरोगा का, तो सबसे पहले दरोगा जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत ही सम्मानित और एक उमदा हुआ पोस्ट है। लोग इस पे बोल सकते हैं कि जान कुर्बान करते हैं अपना, खास करके दरोगा बनने के लिए, इधर वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनका एक अलग ही रुतबा है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल एक हम दे सकते हैं दोस्त। मान लीजिए जिस मैं कम्युनिटी से बात करूं या जिसमें गांव से बात करूं या जिसमें बोल सकते हैं पंचायत प्रखंड से बात करूं, अगर आप दरोगा बनते हैं तो आपको पूरा पंचायत प्रखंड और जिला वाला भी आपके लोग जानते हैं, ठीक है। इसलिए देखते हो क्या कि हम अभी तक सुनते हैं कि हमारे गांव में दरोगा जी हैं तो उनका पूरा खानदान बोलता है, क्या खानदान वाले लोग को बोला जाता है कि दरोगा जी के घर से है, ठीक है। यानी अगर आपके पूरा वंशज में एक दरोगा भी बन जाता है तो वो दरोगा के नाम से पूरा जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं बहुत ही रुतबा वाला एक जॉब है। अब क्यों है तो आपको बनोगे तो खुद पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग को दरोगा में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप अलग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप मान चलो कि डिफेंस लाइन में इंटरेस्टेड नहीं हो, दूसरे लाइन में इंटरेस्टेड हो जैसे एसएससी रेलवे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ गया है। कुछ दिन पहले जो है खास करके 12th पास बच्चे के लिए CHSL जो बोल सकते हैं कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जॉब आया दोस्तों, जिसमें 4 या 5 पोस्ट होते हैं, वो 12th पास पे कोई भी भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका SSC MTS का नोटिफिकेशन आया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप SSC मतलब LDC और MTS का भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो आप चिंता ना करें। आप जो है 10+2 भी पास है तो आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम लोग इस पे चलते हैं बिहार दरोगा और सर्जेंट के सिलेबस पे। हम बात कर ले अगर पोस्ट का दोस्त, तो आपका PT का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कैंडिडेट जो है वो PT में पास किए हैं वो है आपका 47,900, यानी हम बोल सकते हैं यूट्यूब की भाषा में 48 के, यानी लमसम 48,000 बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। पोस्ट कौन कौन है दोस्त, तो ये आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका दरोगा पोस्ट है, फिर आपका सर्जेंट पोस्ट है, लेकिन इसी के अंतर्गत एक और पोस्ट आता है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो कि एक बहुत ही उम्दा हुआ पोस्ट है। जेलर सुने ना, उसी टाइप का कोई पोस्ट है। दरोगा में आपका 1998 पोस्ट है और सर्जेंट में जो है वो 215 पोस्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दें, इन तीनों पोस्ट में सबसे हाईलाइटेड पोस्ट जो है वो आपका है दरोगा। दरोगा इसलिए है क्योंकि वो दिखता है, वो आप सुने होंगे, आप देखे होंगे, लेकिन ये दोनों जीव जंतु को आप नहीं देखे होंगे, जिसको आप सर्जेंट बोल सकते हैं, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट। अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम अगर बात करें सर्जेंट और जेल असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का, तो देखिए कुछ चीज डिफेंस में जो होता है आउटर सोर्स में होता है, कुछ जो होता है वो इंडोर सोर्स में होता है। जैसे अगर बात किया जाए, ये मान चलिए कि आपके घर में अगर कोई वैसा होंगे जो किसी कारणवश जेल में गए होंगे, भगवान ना करे कि गए हों, पर कहीं ना कहीं आप देखे होंगे या मुलाकाती करने गए होंगे, तो जेल के अंदर भी डिफेंस के बहुत सारे लोग काम करते हैं। कहने का मतलब केवल जो दिख रहा है केवल वही नहीं, उसके इंटरनल पोर्शन पे भी बहुत सारे जो पुलिस भाई लोग हैं वो काम करते हैं। तो जितना भी डॉक्यूमेंटल काम हो या ऑफिस से रिलेटेड, जैसे में कैदियों का देख रेख करना, ठीक है, उनको कैसे रखना है, बदमाश कैदी को क्या कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, कोई मान सकती है कि
ये नॉर्मल कैदी है तो, या फिर बोल सके कोई बीमार पड़ गया है, किसी भी तरह का कैदी लोग के साथ प्रॉब्लम हो, कैदी क्या जेल के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उसका एचओडी कौन होता है आपका, बोल सकते असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर का पूरा काम रहता है वो। साथ ही साथ जितना आपका डॉक्यूमेंटल काम रहता है, जैसे में एक सिपाही को तैयार भी तो करना रहता है, उसको ट्रेंड करना है, ठीक है, उसको टेक्निकल नॉलेज देना है, ये सारा चीज जो है वो आपको कौन करते हैं, तो सर्जेंट लोग करते हैं। लेकिन सिविल में जो काम करते हैं, जो आपको बोल सकते हैं गांव कस्बे शहर में चौक चौराहे पे जो काम करते हैं, वो आपका कौन हो जाते हैं, तो वो होते हैं दरोगा साहब, ठीक है, जो कि सिंगल स्टार के नाम से जाने जाते हैं। यानी कंधा पे सिंगल स्टार लगाने के लिए लोग आतुर रहते हैं, उन्हीं को केवल दरोगा बोल दिया जाता है, जो कि केवल हम लोग दरोगा पे फोकस करते हैं, बाकी इन सब चीजों पे नहीं करते। लेकिन ये दोनों पोस्ट भी जो बहुत ही उम्दा हुआ पोस्ट है दोस्तों। तो अब चलते हैं कि ये तीनों पोस्ट के अलावा आपका वो नंबर बेसिस पे वहां पोस्ट मिलेगा कि आपको कब सर्जेंट, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट और दरोगा कब मिलेगा, तो आप जितना नंबर अच्छा लाओगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। अब बात कर देते हैं सेंटर का। सेंटर जो है मेंस का प्री तो हो चुका है, मेंस एग्जाम का जो सेंटर है वो 3 जगह चयन किया गया है। आपका गया, जो कि जहां से हम भी हैं, डियर पढ़ाकू जो है वो गया से ही है। फिर बात करते हैं दूसरा, तो ये पटना, और उसके बाद तीसरा जो है वो आपका मुजफ्फरपुर है दोस्तों। तो ये 3 सेंटर दिया गया है, यहाँ पे कहीं भी आपका जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, जिस लोकेशन की हम बात करें गया से, ये तीनों जो है बहुत ही नियरेस्ट प्लेस है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। पटना भी आपका बहुत ही बोल सकते हैं नियरेस्ट प्लेस हो जाता है, मुजफ्फरपुर भी नियरेस्ट ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम एक्सपेक्टेड डेट का, देखिए ये जो डेट दिया गया है ना, उसको हम कंफर्म डेट नहीं बोल सकते हैं, अनुमानित और संभावित डेट बोल सकते हैं कि वो आपका है 24 अप्रैल, यानी 24 अप्रैल। सबको पता है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा और 2 शिफ्ट में होगा। अब ये समझने वाली है कि 2 शिफ्ट में क्यों होगा, वो भी हम समझाएंगे आपको, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। अब बात करते हैं हम इसका डिटेल सिलेबस का, क्योंकि मेरा मेन मोटो था इसका वीडियो बनाने का कि सिलेबस का, क्योंकि अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। लेकिन और थोड़ा डिटेल से चलते हैं तो जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। समझ गए होंगे कि शिफ्ट 2 क्यों हो रहा है, ठीक है। आपका 2 एग्जाम होगा, जिसमें से पहला पेपर जो होता है वो आपका होता है हिंदी विषय का, जो कि हिंदी हम लोग के लिए बोल सकते हैं मदर लैंग्वेज है, जिसको मातृभाषा बोलते हैं, जिससे बहुत प्यार है। लेकिन हिंदी जो है प्यार तो है, पर हिंदी में भी बहुत सारे लोग जो है बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि इसको हल्के में लेना है। इसको बता दे कि ये आपका बैरियर है। बैरियर करने का मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को मेंस में ना क्वालिफाई करने के लिए एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे अवरोध है। अवरोध क्या है तो वो सुनिएगा दोस्तों। आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। सबसे पहले मेंस में पेपर 2 होने से पहले पेपर 1 लेगा, ठीक है। आपका प्रश्न 100 को रहेगा, 2-2 नंबर का रहता है बाबू प्रत्येक प्रश्न, यानी टोटल नंबर ऑफ जो आपका मार्क्स होगा वो आपका कितना हो जाएगा 200। अभी सोच रहा हूं कि नहीं केवल इसमें पूरा रंग के आ जाएंगे तो काम बन जाएगा, नहीं बनने वाला काम, क्योंकि इसमें भी जो है नेगेटिव लगा चुका है, ठीक है ना। जो आपका कमीशन है वो नेगेटिव लगा चुका है 1/5, ठीक है। 1/5 जो आपका लगा, कहने का मतलब अगर आप 5 गलती करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, जिसको आप डिसिमल में बोलोगे तो 0.20। अब बात रहा कि सर समय कितना दिया जाएगा, तो समय जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा। देखिए पेपर 1 के लिए टाइम का दिक्कत नहीं है, आपको क्वालिफाइंग के लिए दिक्कत है। क्वालिफाइंग के लिए वैसे बंदे को दिक्कत है जो हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी दम नहीं, सोचते हैं कि दम पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना, जैसे पास कर जाएंगे मार्क। तो नहीं, आपको कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा, 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। ये 35 कर लो, 35% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आपका ज्यादा रिस्क नहीं है, आप केवल क्वालिफाई कर दिए। इसका नंबर जो है मेरिट में जोड़ने वाला नहीं है, यानी ये अगर आप पास कीजिएगा तभी आप एलिजिबल है पेपर नंबर 2 पे। देखिए ये इसलिए ऐसा करता है कमीशन कि भीड़ जो है वो कम हो जाए, ठीक है। वो बोल सकते हो आपको परेशान करने का ये सब तरीका है, और साथ ही साथ वो आपका हिंदी नॉलेज भी चेक कर लेता है। तो चलिए मान लीजिए कि आप पेपर 1 में हिंदी पेपर में आप क्वालिफाई कर गए, तब आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा। अगर आप इसमें नहीं क्वालिफाई करते तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, ठीक है। अब पेपर 2 जो कि आपको बोल सकते हैं दरोगा या सर्जेंट या फिर जेल असिस्टेंट बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपके लिए माई और बाप है, समझिए। तो फिलहाल जो कि पीटी पास कर गए उनके लिए। अब कैसे वो सुनिए, इसको तो बोलता है कि पेपर नंबर 2 में समान पेपर पूछता है। देखिए नाम से लग रहा है जनरल पेपर होगा, जनरल पेपर में क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा, पर नहीं दोस्त, डिटेल में आते हैं। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका 100 पूछेगा,
प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर बोलो मार्क्स जो हो जाएगा कितना नंबर का हो जाएगा 200 मार्क्स का। यहां भी बैरियर है कि नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव सेम द पेपर 1 की तरह है, 1/5 यानी बोले तो 0.20। 5 गलती अगर आपका होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा। कहीं ना कहीं नेगेटिव थोड़ा कम है जो कि आपके लिए अच्छा है। समय की अगर बात करें दोस्तों तो समय जो है यहाँ भी 2 घंटा दिया जाएगा आपका, 2 आवर। ये पर्याप्त तो नहीं बोल सकते पर कम भी नहीं है, मिला जुला के आपका टाइमिंग जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि आपका जो बिहार दरोगा में अगर देखा जाए सर्जेंट में सिलेबस अभी आगे बताएंगे, तो जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपका नॉलेज बेस्ड बोल सकते हैं, फैक्चुअल पूछता है, कैलकुलेशन बेस्ड कम क्वेश्चन रहता है। सिलेबस को डिटेल में अगर जाए तो आपका इसके सिलेबस के अंदर यानी जो 100 क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। देखिए जो यहाँ पे आंकड़ा दिया जा रहा है दोस्त, वो जरूरी नहीं कि दिया जा रहा है वो 100% सही है, लेकिन 90% सही है। क्यों? क्योंकि मैंने लमसम 5 साल का क्वेश्चन को है वो देखा है, और खास करके वैसे लोगों का राय और सजेशन लिया है जो ऑलरेडी या तो दरोगा है या फिर बोल सकते हैं कि दरोगा के एग्जाम में कभी फिजिकल में छट जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका फाइनल मेरिट नहीं लग पा रहा है, तो वो वैसे बंदा है जो ऑलरेडी उसमें बोल सकते हैं कि कायम है, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें वो जॉब कर रहे हैं। तो उनका जो बताया गया जो है वो कटअप जो है इस तरह से, कुछ मेरा भी इसमें आइडिया है अपना कि हम पूरा 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें और एक एक्सपेक्टेड जो है मार्क्स यहाँ पे बोल सकते हैं लिखे हैं दोस्तों। तो आप अगर आते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा 25। अब देखिए ये सब्जेक्ट पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे, खास करके वैसे बंदा जो मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, ठीक है, जिसे मैं बहुत सारे लोग को हम देखे हैं, मिले हैं कि क्या होता है कि जो जीएस पेपर वगैरह जीएस वगैरह पढ़ते हैं मैथ रीजनिंग से हमको क्या मतलब, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका बोल सकते हैं कि 25% जो है वो केवल आपका मैथ और रीजनिंग से मानने वाला है। तो अगर आप मेंस के लिए मैथ और रीजनिंग को इग्नोर करें तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, इसलिए मैथ और रीजनिंग को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट हम शुरू में ही बताए थे कि रीजनिंग और इंग्लिश, तो खैर इसमें इंग्लिश पूछता नहीं है। रीजनिंग जो है वो बूस्टअप सब्जेक्ट होता है, बोल सकते हैं मार्क्स को बढ़ाने में, ठीक है, आपको मदद करेगा और समय को बचाने में मदद करता है। तो आपको ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप चाहो तो 25 में 24 नंबर ला सकते हो, अगर अच्छे हो तो 25 में 25 नंबर भी ला सकते हो, पर ये सब का कोई माई बाप नहीं है। आप 15 में 15 नंबर हिस्ट्री में नहीं ला सकते हो, ठीक है, पर ये आप 25 में 25 ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कुछ चीजों जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, और वो भी आपका 10th बेस्ड मैथ और रीजनिंग पूछेगा दोस्तों। रीजनिंग करने में तो सामान्य रीजनिंग। आते हैं आगे जनरल साइंस, यानी साइंस में जो 3 पोर्शन होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ये तीनों से मिलाकर आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो 15 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। आगे आते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो टोटल आपका 15 क्वेश्चन पूछता है, यानी 10 से 15 के अबाउट में क्वेश्चन पूछेगा। और ये भी आपका हिस्ट्री है वो बहुत मायने रखता है, खास करके बिहार दरोगा के लिए, तो आप हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा गौर कीजिएगा। बात करें अगर पॉलिटी का, ठीक है, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, जिसमें आपका कितना क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर ज्योग्राफी की बात करें भूगोल का, तो उसका भी कितना क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका एक्सपेक्टेड है 5 क्वेश्चन पूछेगा। जरूर नहीं कि 5, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी, 8 भी पूछ सकता है। अगर देखा जाए बजट का, तो आपका बजट से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 5, जरूर नहीं 5, वो 2, 3, 4 भी हो सकता है, रेशियो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स और जीके का, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछेगा, 15। देखिए स्टैटिक्स और जीके कहने का मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कोई भी चीज आपसे पूछ देगा, कोई एक जगह, ठीक है, कोई झील के बारे में, ठीक है, कोई अभ्यारण्य के बारे में, कुछ भी आपका एक्सपेक्टेड, या कोई व्यक्ति का नाम डाल के बोलेगा किस खेल से संबंधित है, तो ये सब आपका गया स्टैटिक जीके में 1 लाइनर क्वेश्चन, जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछेगा, 15। अगर ओवरऑल आप टोटल देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है दोस्तों, 100 है। यानी पूरा सिलेबस में जो है आपका मैथ और रीजनिंग जो है 25% संभाल लेते हैं। बाकी आर्ट्स पोर्शन को अगर गौर करें हम, तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 15, 10, 25, 25 और 10, 35, 35 और 5, 40, 40 और 5 कितना हो गया, 45। ये पोर्शन भी जो है बहुत मायने रखता है, आर्ट्स पोर्शन। और साइंस को भी हल्के में ना ले, क्योंकि साइंस भी जो होता है वो अच्छा क्वेश्चन डालता है, और साइंस भी है कहीं ना कहीं आपका 20% हिस्सा लेता है सिलेबस में। तो चलिए ये तो था आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर आगे चले, अगर आपने पीटी पास कर लिया तो मेंस की एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, पेपर 1 भी पास कर लिया, पेपर 2 का जो है वो भी पास कर लिया आपने,
अब पेपर 2 पास करने के बाद क्या आप दरोगा बन गए, क्या आप सर्जेंट बन गए? तो नहीं दोस्तों, आपको और एग्जाम से मतलब आगे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और भी आपके सामने द्विधा है। द्विधा क्या है वो सुनिएगा। सिलेक्शन ऑफ मोड जो है, यानी आप दरोगा बनने के लिए पहले आप प्रीलिम्स दिए जिसको पीटी बोलते हैं, फिर आप मेंस का 2 नैया पार किए, पेपर 1 और पेपर 2, इसका अलग कट ऑफ निकालेगा पेपर 2 का। फिर उसके बाद आपको पीटी देना पड़ेगा, पीईटी। पीईटी से आते हैं यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कहने का मतलब आपके अंदर कितना शारीरिक क्षमता है, क्योंकि आप एक फौजी बनने वाले नहीं, मतलब पुलिस बनने वाले हो, आप वैसे लोग हो जिससे बोल सकते हैं अलग अलग तरह के समुदाय, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना है, तो आपको कहीं ना कहीं फिजिकली फिट भी होना पड़ेगा। फिजिकली फिट होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा क्राइटेरिया है दोस्तों। क्या, तो सुनिएगा। सबसे पहले आपको है कि दौड़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको जिंदगी भर दौड़ दूर करना है अगर आप ये पोस्ट पे जाइएगा तब। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप, ठीक है, हाई जंप, ऊंची कूद, गोला जिसको शॉर्ट फुट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको गोला फेंक बोल सकते हो। फिर आपका हाइट लिया जाएगा, आपका वेट लिया जाएगा और आपको चेस्ट भी लिया जाता है। खास करके यहाँ पे आपको देखा जाती है, इसमें से आपका ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाइट और वेट और चेस्ट जो है वो आप फॉर्म भरते वक्त ही बोल सकते हैं, हाइट वगैरह ये सब लेता है, तो इसलिए उसके लिए उतना जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप पहले से जानते हो। लेकिन फिजिकली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला यानी शॉर्ट फुट। तो चलिए आते हैं हम रनिंग की बात करते हैं, दौड़ की। तो अगर आप मेल हैं तो आपको दौड़ना 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, जिसको आप 1 माइल भी बोल सकते हैं, जिसको आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। ये बहुत ही बोल सकते हैं सफिशिएंट टाइम है, 6 मिनट 30 सेकंड में आप आराम से ये कर सकते हो अगर आप फिजिकली फिट हो तब। अगर आप फीमेल हो दोस्तों तो आपको 1 किलोमीटर का दौड़ जो है वो कितना मिनट में करना है? 6 मिनट में करना है। लड़कियों के लिए भी ये बोल सकते हैं, बहुत ही कम समय में ये समय जो है वो अच्छा दिया हुआ है 6 मिनट, क्योंकि इससे भी कम समय में आपका बिहार पुलिस जो कि सिर्फ छोटा पोस्ट है उसका कम समय है। अगर आप आर्मी का दौड़ दौड़े होंगे 12th के बाद तो उसका तो और कम समय रहता है, कम से कम 5 मिनट के अंदर मारना रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, एक अच्छा चीज है, फिजिकली के लिए कम मेहनत करना है। अगर आप आते हैं हाई जंप में तो मेल को मिनिमम 4 फीट कूदना है। 4 फीट कहने का मतलब मैं हूँ 5.5 फीट का, यानी लमसम आपको यहाँ तक, ठीक है, मेरा जो ये आपका चेस्ट तक हाई जंप आपको करना है मेल लोग को। फीमेल लोग को मिनिमम कितना, 3 फीट कूदना है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा हाई जंप को लेकर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पिछले साल जो बिहार दरोगा का हुआ था फिजिकल, उसमें बहुत हो हंगामा हुआ था दोस्तों। इसलिए आप यूट्यूब पे जाके, ठीक है, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि जो वो आपका हाई जंप में कौन सा हाई जंप जो है उसको बैन किया था। लेकिन हम यहाँ तो थोड़ा सा डिटेल बता दें। एक होता है आपका कैंची कूद, दूसरा होता है सीधी कूद, एक होता है आपका बेली कूद, एक होता है टाइगर जंप, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक को बैन कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल इसका नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहिएगा तो कुछ दिन बाद जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो पीटी का फुल डिटेल एक ट्रेनर के द्वारा, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गया में ये फिजिकल ट्रेनिंग चलाते हैं, उनके द्वारा इसको है पूरा फिजिकली का डिटेल आपको बोल सकते हैं हम बता देंगे उनके मुख से ही, और उनसे मिलवा भी देंगे आपको। तो इसमें एक जो है कोई ना कोई वो बैन कर दिया गया था, और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो छटे थे। और दुख की बात है कि इसमें हमारे दो दोस्त भी हैं वो छट गए थे, क्योंकि अचानक जो है इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं ये जो है जंप अलाउ नहीं है, और वो उसी जंप पे ट्राई करता था। और जो दूसरा बार ट्राई किया तो दूसरा तरह का जब जंप ट्राई किया तो वो नहीं मार पाया, मिनिमम कितना फीट, 4 फीट, जिसके कारण वो क्या हुआ, छट गया। दूसरी बात, इन सब के लिए कितना मौका देगा तो 3 टाइम्स, आपको 3 बार में कूद जाना है, ठीक है। अब आते हैं लंबी कूद के पास, यानी लॉन्ग जंप में पुरुष लोग को कितना फीट कूदना है तो 12 फीट, और महिला लोगों को कितना कूदना है तो 9 फीट। अब 12 फीट कहने का मतलब एक इंसान, एवरेज इंसान जो होता है वो 5.5 या 6 फीट का होता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा हाइट जो है 5.5 फीट से ऊपर है तो हमसे दुगना, ठीक है, खुद लेट जाइए उसका डबल हो जाइए, ठीक है। ये हो गया पुरुषों के लिए, और महिला के लिए उसे 1.5 गुना बोल सकते हैं। अब आते हैं शॉर्ट फुट, जिसको आप गोला फेंक बोलते हो। 16 पाउंड का रहता है दोस्तों। लड़का लोग को फिलहाल 16 पाउंड 16 फीट, और दीदी लोग को यानी बोले तो फीमेल लोग को 12 पाउंड कितना फीट, 10 फीट फेंकना है आपको। ये चारों जो है बहुत कंपलसरी है। लास्ट में अगर चले बाबू तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट तो फॉर्म रखते वक्त ही लेता है। मेल में अगर आप यूआर से हैं तो आपको 165 चाहिए, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 160 चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपका मिनिमम हाइट 155 होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से रहो।
155 से नीचे है तो आपको एलिजिबल नहीं है। अगर चेस्ट की बात करें तो अगर आप मेल में यूआर और ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपका मिनिमम 81 होना चाहिए और जाना कहां तक चाहिए, 86 तक। देखिए 81 86 की चीज समझ लीजिए, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे हल्के में लेते हैं। पिछले साल जो है बहुत सारे लोग इसमें भी छटे हैं। आपका जो एक्सटेंशन होना चाहिए ना, यानी कहने का मतलब चेस्ट जो है वो फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, चाहे आप जैसे भी फुलाओ। अगर आपका चेस्ट 82 है, नो डाउट, मिनिमम कितना होना चाहिए 81, 85 है, नो डाउट, 85 है पर 5 फूलना चाहिए, 90 जाना चाहिए, 82 है 87 होना चाहिए, 83 है 88 होना चाहिए, 90 है 95 होना चाहिए, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर आप SC/ST का है मेल कैंडिडेट तो आपको 79 मिनिमम होना चाहिए, फूल कर कितना जाना चाहिए, 84 जाना चाहिए। पर फीमेल कैंडिडेट के लिए बाबू चेस्ट नॉट अलाउड है, ठीक है ना, उनके लिए केवल क्या है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला, हाइट और वेट, ठीक है। अगर वेट किन्हीं का कम है तो उसके लिए चिंता नहीं करना, 1-2 महीना में आपको ट्रेनर जो है ट्रेन करके वेट जो है वो बढ़ा देगा। हाँ, लेकिन हाइट का कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। तो आपने देखा कि ओवरऑल जो है आपका मेंस का सिलेबस में क्या क्या पूछता है, मेंस के बाद आपका पीटी में कैसे क्या लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम जाए तो मेंस के बाद आपका पीटी हो जाएगा। पीटी में जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी आपको केवल पास कर जाना है। ऐसा नहीं इसमें कि बिहार पुलिस की तरह या आर्मी की तरह कि इतना मिनट के अंदर मारोगे तो इतना नंबर मिलेगा, उससे कम में मारोगे तो और ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल क्वालिफाई कर जाना है आपको, ठीक है, यानी केवल टारगेट रखना, टारगेट तक अप्रोच कर जाइए, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई धुरंधर है तो 1600 मीटर 5 मिनट में मार लेंगे तो उनको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको 36 के अंदर एंट्री मार देना है। अब बात करते हैं कि फिजिकल के बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका लास्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका अपना एरिया में पोस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, ये था आपका ओवरऑल बिहार दरोगा और सर्जेंट का मेंस का सिलेबस। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको बोल सकते हैं तो हम अपना पीडीएफ के रूप में इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम का चैनल जो है वो आपका नीचे नोटिफिकेशन यानी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और सभी फौजी भाइयों को, खास करके देखिए फौजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बिहार दरोगा, सर्जेंट या फिर जेलर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो आपके अंदर बचपन से ये फौजी का गुण होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग केवल बोलते हैं फौजी जो होते हैं जो सरहद पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। फौजी लोग वो सारे लोग हैं जो प्रशासन यानी कहने का मतलब आपकी रक्षा के लिए कहीं भी काम करते हैं, चाहे वो रोड पे एक सिपाही क्यों ना हो, चाहे वो होमगार्ड ही क्यों नहीं हो। तो सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नोटिफिकेशन में। इसके आगे जो है आपका फिजिकल का नोटिफिकेशन लेकर आएंगे हम। चलिए सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।